गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की। और बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि यूनिट नंबर हमारे पास फर्स्ट चल रही है। ठीक है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस कर लिया था। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर कॉम्पटन हमने इफेक्ट पढ़ा कि जब भी हम किसी टारगेट पर, जो कि ग्रेफाइट का है, उस पर यदि हम एक्स रेज डालते हैं तो जो एक्स रेज है इसका जो लैम्डा है वो चेंज होता है। इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट बोल रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉम्पटन विस्थापन सूत्र की व्युत्पत्ति की थी, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। फाइनली ये आता है, जो कि हमारे पास एंगल पर भी डिपेंड करता है और कोण पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो पीछे इक्वेशन है, उन इक्वेशन को दोबारा से काम में लेंगे। जिसमें हमारे पास इक्वेशन है, देखो, एक हमारे पास इक्वेशन है एम वी साइन थीटा एच म्यू अपॉन फाइव। इसको मैं दोबारा से 1 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है, इससे ऊपर होगी एक कोस थीटा में, ये रही। इसको आप 1 दे दीजिए और इसको आप 2 दे दीजिए। ठीक है ना। और सिंपली हमें इसके अंदर जब ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कॉम्पटन विस्थापन के परिणाम। कॉम्पटन विस्थापन के परिणाम, तो इसके अंदर हम देखेंगे पहला जो परिणाम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को निकालेंगे। यहाँ पर जो प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, और कई बार क्वेश्चन भी इस तरह से आता है, कॉम्पटन प्रभाव में प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा और गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। दिशा के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन है। पहली जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पर 1 दी है, दूसरी हमारे पास 2 दी है। देखो, यहाँ पर साइन थीटा एम वी सी है और यहाँ पर कोस थीटा एम वी सी है। यदि हम 2 के अंदर 1 का भाग देते हैं, ये पूरा पार्ट कट जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या बचेगा, टेन थीटा। और इधर बचेगा एच म्यू डैश साइन फाई, और इधर बचेगा एच म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई। तो एक तो एच से और एच कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर तो रहेगा म्यू डैश साइन फाई और नीचे रहेगा म्यू माइनस म्यू डैश, इस तरह से। तो फाइनली हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि म्यू डैश साइन फाई ऊपर रहेगा, इधर क्या रहेगा टेन थीटा, और नीचे बचेगा म्यू माइनस का म्यू डैश एस कोस फाई। ठीक है, म्यू डैश का म्यू और कोस फाई। यहाँ पर हमने क्या किया, म्यू डैश को कॉमन ले लिया, तो म्यू डैश से हम म्यू डैश को कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर बचेगा म्यू माइनस का म्यू डैश एंड 1 माइनस कोस फाई। म्यू माइनस का टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई अपॉन में म्यू अपॉन म्यू डैश माइनस कोस फाई बचता है। और पिछले इक्वेशंस हमारे पास जो हैं उनमें हमने ये वैल्यू निकाली थी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, म्यू माइनस का म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस पाई, जो कि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर आपने देखी होगी। ये वाली जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है ये एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस पाई। यहाँ पर सी स्क्वायर है, जब इसको सोल्व करें तब सी कटता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आती है एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस का कोस पाई। इसमें हमने क्या किया, अलग अलग कर लिया, म्यू को अलग कर लिया, म्यू डैश को अलग कर लिया। तो एक पार्ट तो आएगा अपने पास म्यू अपॉन म्यू डैश, और एक आएगा म्यू डैश अपॉन म्यू। यानी कि सिंपल आप बोले तो म्यू अपॉन 1 अपॉन म्यू, और एक आएगा 1 अपॉन म्यू डैश। तो हमने यहाँ पर पूरी इक्वेशन को म्यू से गुणा कर लिया। तो यहाँ पर बचेगा म्यू अपॉन म्यू डैश 1 प्लस, जो ये 1 आएगा ना इधर, उस 1 को इधर लेके जाएंगे, तो रहेगा 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस का कोस फाई बचता है। और ये जो म्यू अपॉन म्यू डैश की वैल्यू है उसको आप यहाँ पुट कर देंगे, तो आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आएगी साइन फाई, और नीचे आएगा 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस का कोस फाई। देखो, यहाँ पर भी कोस फाई है और यहाँ पर भी कोस फाई है, तब दोनों में से हम ये वाली पार्ट को कॉमन लेंगे
तो बचेगा 1 माइनस कॉस फाइव बच जाएगा। ऐसे कैसे, यहाँ पर तो बचेगा 1, ये 1 इधर लिख दिया, और ये 1 माइनस कॉस फाइव, 1 माइनस कॉस फाइव दोनों में से आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है थीटा की, tan थीटा इक्वल टू साइन फाइव अपॉन में 1 प्लस एच पी अपॉन एम नोट सी स्क्वायर और 1 माइनस का कॉस फाइव। तो आप देखोगे डायग्राम के अंदर कि जो थीटा है वो हमारे पास क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को बता रहा है, मूल पथ से डायरेक्शन जो है वो कितना दूर हो गया, विचलन कितना होगा। ठीक है, तो ये विचलन कोण हमें दिखा रहा है थीटा, और यानी कि हम कह सकते हैं प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा को बताएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की दिशा आ गई है। ठीक है, ये दिशा आ गई। नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यहाँ पर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास K बराबर 1/2 mv²। और यहाँ पर जो होगी ऊर्जा वो कैसे निकालेंगे, वैसे निकालेंगे। हमारे पास कोई परमाणु था, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, और जब हम इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं या फिर हम एक्स किरणें डालते हैं, तो इसकी जो इनिशियल ऊर्जा थी वो थी एच म्यू, और इसके द्वारा जो एब्जॉर्ब कर ली गई वो रहे एच म्यू डैश, और जो बची हुई ऊर्जा है वो किसको मिल रही है, गतिज इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा की फॉर्म में। तो हम घटाएंगे, जितनी आ रही है उसमें से अवशोषित जो ऊर्जा है उसको घटा देंगे। तो एच माइनस का एच म्यू डैश किसके बराबर होगा, 1/2 mv² के बराबर। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या आएगी एच म्यू, इसमें से म्यू कॉमन ले लेंगे, तो एच म्यू 1 माइनस म्यू डैश अपॉन म्यू। अभी देखो हमने म्यू डैश अपॉन म्यू की वैल्यू निकाली थी, इसको उल्टा करके आप रख सकते हो। ठीक है ना, तो हमने लिखा था के इक्वल टू एच म्यू 1 माइनस 1 अपॉन, ये जो है ये वैल्यू निकाली जो अपन ने, ये म्यू अपॉन म्यू डैश की है, और हमें रखनी है म्यू डैश अपॉन म्यू की, तो उसको उल्टा करके लिख दिया हमने 1 अपॉन 1 प्लस एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस फाइव। फिर हमारे पास करंट की एनर्जी आएगी के इक्वल टू एच म्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस पाई। ठीक है, 1 माइनस का कोस पाई हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। देखिए यहाँ पर जो अल्फा है उसको हमने एच म्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर को अल्फा मान लिया, तो ये थोड़ा सरल दिखेगा बस। यही प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और यहाँ पर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और आपतित फोटोन की ऊर्जा का अनुपात निकालना चाहें तो रहेगा एच के अपॉन एच म्यू। तो के तो क्या है, जो प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा है, और जो एच म्यू है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा है। यदि हम उसका अनुपात निकालेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पर जो एच म्यू है आप इस एच म्यू को यहाँ पर ले आइएगा, तो के अपॉन में एच म्यू हो जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट है वो अपने आप ही के अपॉन एच म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे अल्फा 1 माइनस कोस पाई अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस पाई। ठीक है, ये कैसे क्या, इसको आप लघुत्तम ले लीजिए और फिर ऊपर जाने के बाद 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा अल्फा 1 माइनस कोस पाई, और नीचे बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस पाई। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर देखो फोटोन के पश्चात प्रकरण यानी कि बैक स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जब एंगल का मान हमारे पास 180 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फाइव की जगह कितना रख रहे हैं, 180 डिग्री रख रहे हैं। अतः इस समीकरण से बात करते हैं, समीकरण नंबर ऊपर वाली इस समीकरण से बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलेगी, और ये वैल्यू रहेगी 2 एच म्यू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने के बाद 2 एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन एम नोट सी स्क्वायर प्लस 2 एच म्यू। ठीक है, ये आपके पास क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंगदैर्घ्य लैम्डा सी है तो समीकरण नंबर इसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, के मैक्सिमम इक्वल टू, यहाँ पर हमने देखो एक तो ये तो अल्फा की वैल्यू रख चुके हैं, लेकिन जो म्यू है उसको अपन लिखेंगे सी अपॉन लैम्डा की फॉर्म में, सी अपॉन लैम्डा की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास मिलेगा के मैक्सिमम इक्वल टू 2 एम नोट सी स्क्वायर लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा सी लैम्डा, जहाँ पर लैम्डा सी की वैल्यू एच अपॉन एम नोट सी, ई की जो वैल्यू हो रही ई बराबर एच म्यू, और उसको भी लैम्डा फॉर्म में बदलेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा को भी हम
सॉरी म्यू को हम बदलेंगे तो रहेगा म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, या लैम्डा बराबर सी अपॉन एम हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। ये सारी वैल्यू रखने के बाद आपके पास कैंडिडेट जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास ये मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें दो ही चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन की प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा और प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा, और ज़्यादा करेंगे तो प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन व आपतित फोटोन की ऊर्जा का अनुपात, ये हमारे पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। उदाहरण क्या है, एक फोटोन की वह न्यूनतम ऊर्जा का परिकलन कीजिए जिसमें वह विराम अवस्था वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर देता है। अपनी आधी ऊर्जा क्या कर देता है, स्थानांतरित। तो आपको निकालनी फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि जो फोटोन आपके पास आ रहा है उसकी एच म्यू की वैल्यू निकालनी है, वो भी कैसी, मिनिमम ऊर्जा चाहिए। ठीक है, कैसे, जिसमें वह अपनी विराम अवस्था में वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी आधी ऊर्जा स्थानांतरित कर दे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन था उसको ये क्या करता है, अपनी आधी ऊर्जा दे देता है, और आधी ऊर्जा के साथ ये क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, और इसके पास जो ऊर्जा रहेगी वो रहेगी हमारे पास ई अपॉन में 2, ई अपॉन में 2। काफ़ी सिंपल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो उसकी ऊर्जा ई बराबर एच म्यू रहेगी, और एच म्यू को अपन लिखेंगे एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, परिगणित फोटोन की ऊर्जा जो है, परिगणित फोटोन यानी कि आधी ऊर्जा किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को, बची कितनी, आधी, तो आधी लिखेंगे, आधी ऊर्जा क्या रहेगी, 1/2 एच म्यू या 1/2 एच म्यू सी अपॉन लैम्डा। परिगणित फोटोन का जो तरंगदैर्घ्य डैश होगा वो लैम्डा डैश इक्वल टू कितना रहेगा, 2 डैश रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो केवल आधी ऊर्जा दे रहा है, तो लैम्डा क्या होगा, डबल होगा। लैम्डा डैश की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 0.0241 माइनस का कोस पाई। यहाँ से हम देखें लैम्डा डैश की वैल्यू रखेंगे 2 डैश से, या 2 लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0.0241 माइनस कोस पाई। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद आपके पास मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 0.0242 माइनस कोस पाई एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से आप देखिए मैक्सिमम केस के लिए या कोस की मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको एक बार छोड़ दिया हमने, देखो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा मैक्सिमम के लिए आपके पास क्या मिलेगा, 0.02421 + 1 एंगस्ट्रॉम रहेगा, और ये जो वैल्यू आती है 0.0484 एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक, तो केवल आपके पास ये यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। यदि आधी ऊर्जा दे रहा है तो आपके पास जो लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जितनी गुणा ऊर्जा हमारे पास दी जाती है, कम हो जाती है, उतने ही उसकी लैम्डा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा, फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी जो हम डाल सके जिससे आधी ऊर्जा दे दिया जाए। तो ई मिनिमम निकालेंगे, लैम्डा सी अपॉन लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और हमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप एच की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू रखेंगे, और लैम्डा की वैल्यू रखेंगे। तो देखिए एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्रकाश वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा मैक्सिमम के लिए 0.0484 इंटू 10⁻10 मीटर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, 6.6 इंटू 3 इंटू 10 ये घटाने के बाद और ये कटने के बाद 10 ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे 18, 18 दूनी 36, मतलब बचेंगे 16। ठीक है, 16 भी नहीं 14 ही बचेंगे, 16 32। हाँ सही है, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। और नीचे देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये हमारे पास जो है ऊर्जा है वो जूल के अंदर है। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए अपन ई का क्या देंगे, भाग देंगे। तो 6.6 इंटू 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 4.04 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6। तो ये चार्ज की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास नीचे जो वैल्यू थी वो बच गई। सबको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2.56 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और इसको किलो में बदलोगे तो आप यहाँ से 3 हटा दोगे तो यहाँ बचेगा 2। 2 का मतलब है 2560, यानी 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी किसकी, फोटोन की, जो आपतित कर रहे हो, जिससे कि वो आधी ऊर्जा तो दे पाएगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, और आधी ऊर्जा के साथ वो खुद निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक्स किरण पुंज एक मुक्त स्थिर इलेक्ट्रॉन पर 45 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होती है होकर 0.024 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का किरण पुंज होता है। आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। आपतित किरण का तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। तो आपको इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है। आपको दे रखा है एक एंगल की वैल्यू फाई की वैल्यू 45 डिग्री, ओके, पर प्रकीर्णित होकर 0.024 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का किरण पुंज होता है। एक एक्स किरण एक इलेक्ट्रॉन मुक्त या स्थिर इलेक्ट्रॉन द्वारा 45 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित हो जाती है। प्रकीर्णित का मतलब है कि आपके पास लैम्डा डैश की वैल्यू दे रखी है, तो आप लिखोगे लैम्डा डैश इक्वल टू 0.024 एंगस्ट्रॉम। फाई आपको दे रखा है 45 डिग्री। ये पूछा है कि आपतित जो किरण थी उसका तरंग दैर्ध्य क्या था, तो उसका तरंग दैर्ध्य हम निकालेंगे लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 0.02421 माइनस कोस पाई से। ये फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर आपको लैम्डा डैश की वैल्यू दे रखी है जो कि है 0.0242। तो आप जब ये रखोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 0.024 माइनस 0.024 1 माइनस 1 और अपॉन √3। तो हमने इस लैम्डा को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, तो सॉरी लैम्डा डैश को इधर लेके आएंगे लैम्डा की तरफ, तो ये वैल्यू तो माइनस प्लस की हो जाएगी और ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अपने पास मिलेगा 0.024 माइनस 0.024 1 माइनस √2। तो आप इसको और इसको क्या कर देंगे, कैंसिल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.024 अपॉन √2 इक्वल टू हो जाएगा 0.017 एंगस्ट्रॉम। 17 एंगस्ट्रॉम हमारे पास क्या रहेगा, इसकी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ तक हमारे पास इसके न्यूमेरिकल भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू देखो 0.024 0.024 1 माइनस √2। तो आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और ये 0.024 है वो उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/√2 के। तो यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 0.024 अपॉन √2। तो ये कैलकुलेशन की बात आती है 0.017 एंगस्ट्रॉम। ये आप भाग दे करके दे सकते हैं √2 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारे पास है 1 एंगस्ट्रॉम तथा 10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले आपतित फोटोन के कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण तरंग दैर्ध्य के अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन की गणना करो। इस गणना से क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी आपको बताना, ठीक है। तो आपको देखो दो तरंग दैर्ध्य दे रखे हैं, 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है और 10 एंगस्ट्रॉम वाले आपतित यानी कि लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। आपको लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम और 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक, ओके। लेकिन ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम परिवर्तन के लिए आपको निकालनी है, अधिकतम वैल्यू निकालनी है। तो अब इसलिए बात है थीटा का वैल्यू या फाई का वैल्यू अपने पास मिल गया, और फाई की वैल्यू अपने पास कितनी रहेगी 180 डिग्री दोनों के लिए। तो कॉम्पटन फॉर्मूला क्या कहता है, लैम्डा इक्वल टू 0.0242 माइनस कोस पाई एंगस्ट्रॉम। डेल्टा लैम्डा के अधिकतम मान के लिए फाई का मान कितना होना चाहिए, पाई। तो डेल्टा लैम्डा अपन निकालेंगे 0.0242 इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम, ओके। आपको निकालना है कि कौन से तरंग दैर्ध्य के साथ अधिकतम परिवर्तन होगा। तो आपतित फोटोन के कॉम्पटन प्रकीर्णन के कारण तरंग दैर्ध्य में अधिकतम परिवर्तन किस में होगा। अधिकतम परिवर्तन का मतलब है जो इतनी हम आपतित कर रहे हैं और जब वो आउटपुट जाएगी उसमें विचलन कितना ज़्यादा और किस में ज़्यादा विचलन होगा, ये हमें बताना है। देखिए
तरंग दैर्ध्य में अधिकतम परिवर्तन जो है प्रतिशत परिवर्तन होगा वो कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे डेल्टा लैम्डा, मैक्सिमम की वैल्यू अपॉन लैम्डा। अब देखो मैक्सिमम की वैल्यू लैम्डा पर डिपेंड नहीं करती। लैम्डा चाहे कितना भी हो, 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 5 एंगस्ट्रॉम, यदि आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी कांस्टेंट वैल्यू आती है 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू तो सेम आई 0.0484 अपॉन 1 इंटू 100। सोल्व करेंगे तो ये आता है हमारे पास 4.84 प्रतिशत, किसके लिए? लैम्डा बराबर 1 के लिए। और लैम्डा की जगह अपन यदि 10 रख दें तो ये दूसरे वाले लैम्डा के लिए आएगा 0.0484 अपॉन 10 इंटू 100 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास वैल्यू मिलेगी 0.484। ये है लैम्डा इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम के लिए। तो निष्कर्ष ये निकलेगा जितना कम लैम्डा होगा उतना ही ज़्यादा आपके लैम्डा डैश में विस्थापन मिलेगा। अधिकतम तरंग दैर्ध्य के आपतित फोटोन के लिए प्रकीर्णित द्वारा तरंग दैर्ध्य की प्रतिशत परिवर्तन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखो जब ये लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा थी तो ये हमारे पास ज़्यादा आता है, और ये और ज़्यादा हो जाती है तो ये जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है। कितनी हो गई है? डाउन। इस कारण कॉम्पटन प्रभाव लगभग 1 एंगस्ट्रॉम कोटि वाले तरंग दैर्ध्यों के लिए ही क्या होते हैं? परीक्षित। बड़े पार्टिकल के आप इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं और साथ में कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर हमने गतिज ऊर्जा और प्रक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे या मैटर वेव, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और उसके बाद आपके पास ये जो लास्ट टॉपिक रहेगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और इसमें हम डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट और करा देंगे आपको और फिर ख़त्म। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रीड करके उसका आंसर दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।